सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया जब नैब तरमीम से मुतालिक अहम तरीन फैसला मंजर आम पर आया और उन तमाम तरमीम को ख़त्म कर दिया गया जिसमें ये तरमीम की गई थी कि 50 करोड़ रुपए तक की जो करप्शन है उसको नैब के दायरेकार से खारिज कर दिया गया था। इसको खारिज करने की शिक को ख़त्म किया गया और इसको ख़त्म किए जाने के बाद अब मेगा करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं जो कि फिर से बहाल हो गए हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जो कि अवामी ओहदों पर बैठे हुए हैं या माजी में बैठे हुए थे, उन पर जितने भी केसेस थे वो एक बार फिर बहाल हुए हैं और 7 रोज के अंदर अंदर मुतल्लिका अदालतों में रिकॉर्ड जमा करवाने की बात इस फैसले में की गई है। अब मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, इसके अलावा आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, इन चारों पर जो तोशा खाना के केसेस थे वो एक बार फिर से खुल गए हैं। इनके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी पर जो केस था LNG रेफरेंस का वो दोबारा से अब बहाल हो चुका है। शौकत तरीन पर जो रेफरेंस था वो एक बार फिर अब अपनी तफ्तीश और तहकीकात की तरफ जाएगा और इसके साथ साथ कुछ और मजीद केसेस भी हैं। पिंक रेजिडेंसी का केसेस जो आसिफ अली जरदारी के ऊपर था उस पर भी तहकीकात दोबारा से शुरू की जाएंगी। तो ये बड़ा ही एक तारीखी फैसला और इसके बाद अब पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, चूंकि 21 अक्टूबर की तारीख दी जा रही थी मियां नवाज शरीफ की वापसी की और फिर यह भी कहा जा रहा था कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं होगा उस वक्त तक वो वापस नहीं आएंगे। तो आज के इस फैसले के बाद क्या उस रिस्क को ज़ीरो तस्वुर किया जाए। फिर एक और बड़ा अहम मामला जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC ने एक करारदाद पास की है कि इलेक्शन हर हाल में 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए हैं। अब उनका ये मौक़िफ़ सामने आ गया। दीगर जमातों का मौक़िफ़ भी इस पूरी सूरत हाल पर आपके सामने है जो 90 दिन का कह तो रही हैं लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल पर मुतमईन भी हैं और रजामंद भी नज़र आ रही हैं। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे सेनेटर जावेद अब्बासी, उनके सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अब्बासी साहब, वेलकम करेंगे आपको अपने शो में। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सुप्रीम कोर्ट का जो आज का ये फैसला है, 2-1 से ये फैसला सामने आया है। इसमें एक जज साहब का इख्तिलाफी नोट भी शामिल है। सबसे पहले तो इस फैसले पर आपकी राय, चूंकि अब तोशाखाना केसेस जो कि मियां नवाज शरीफ साहब पर थे, शहबाज शरीफ साहब पर हैं, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, इन सब पर बहाल हो जाएंगे और एक तवील फहरिस्त है सियासतदानों की जो कि अब दोबारा से नैब केसेस का सामना करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो है कि मैंने अभी पूरी डिटेल जजमेंट शायद आई भी नहीं है, आपने देखी भी नहीं है। उसमें जज साहिबान ने अपनी बहुत रीजनिंग दी होगी। मंसूर शाह साहब का डिसेंटिंग नोट भी पढ़ने वाला होगा और ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और एजाज अल हसन साहब की जो शॉर्ट नोटिस आया उसके बाद ज़ाहिर है जो डिटेल जजमेंट आएगी तो वो भी अपना पूरी डिटेल उन्होंने इसकी रीजनिंग दी होगी कि उन्होंने इस सारे लॉ के मतलब उनकी राय क्या है। होना तो ये चाहिए था, बेहतरीन काम था। ये लॉ पहली दफ़ा इनेक्ट नहीं हुआ, ये लॉ चूँकि पहले से मौजूद था। पार्लियामान ने ये कोई नई चीज़ नहीं बनाई थी, उन्होंने इसमें कोई अमेंडमेंट लाई थी और वो अमेंडमेंट शायद जो लाई गई थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ नहीं समझा। वो अपनी रीजनिंग देंगे कि नैब के मतलब पाकिस्तान में मजबूरी तौर पर अदालतें बहुत तवील अरसे से कह रही थी। मैंने सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट है मेरे पास जिसमें खुद अदालत उज़्मा ने बार बार ये कहा कि ये अदारा जो है ये लोगों को बाजू मोड़ने में, ये लोगों की लॉयल्टी चेंज करने में, ये हुकूमतें बदलाने में लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी ने सफ़र किया है। कोई ब्यूरोक्रेट्स फाइल पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था, कहीं कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रही थी, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही थी और सब हायर जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बेशुमार जजमेंट थी और फिर 90 डेज़ का रिमांड था, मुख्तलिफ केसेस थे। ये वो सारी डिस्कशन थी जिस पर हमने बार बार डिस्कशन किया। लेकिन बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं वैसे ज़ाती मेरी राय है कि ये ठीक हुआ इसलिए हुआ कि शायद अगर हमें इस तरह चला जाता तो ये शायद सारा पाकिस्तान और दुनिया यही कहती कि ये जो अमेंडमेंट की गई थी ये स्पेसिफिक अमेंडमेंट थी, पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट थी, शायद सिर्फ सियासतदानों को इनका फ़ायदा होना चाहिए था। ठीक है, केसेस वापस जाएँ, मुतल्लिका अदालतों में जाएंगे, वो मुतल्लिका अदालतें इनको देखें। अगर किसी ने जुर्म किया है उसको हर सूरत सही है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो उसके साथ ये जो बहुत बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान में, ये इसका खात्मा होना चाहिए। आप नैब की तारीख उठा कर देख लें, जब से परवेज मुशर्रफ साहब इसको लेके आए कोई आला कारकर्दगी अदारा नहीं कर सका, कभी कोई केस बना नहीं सका, कभी कोई रिकवरी नहीं कर सका। हाँ, ये काम जरूर ये करता है कि किसी अपोनेंट को दबाने के लिए, अपोनेंट की पगड़ियाँ उछालने के लिए, लोगों की इज्जतें खराब करने के लिए, लोगों को 90 डेज में इन हालातों में वहाँ रखना है, जाकर इस
किसी थाने में बंद कर देना, उनका चूंकि रिमांड तो होता था 90 डेज के लिए, तो ये कोई इसकी कारकर्दगी तो किसी तौर पे भी ना पहले अच्छी थी ना आइंदा रहेगी। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि अगर ये केस अगर झूठे हैं, जिन लोगों ने बनाए, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर सच्चे हैं तो जिस तरह ये स्पेशल बाकी स्पेशल अदालतें होती है, ये भी एक स्पेशल अदालत है, इसमें केसेस चलने चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जिनके खिलाफ केसेस है उन्हें जरूर ठीक है अगर वहां तो अबाइज़ साहब, लेकिन ये तरमीम जो की गई थी, इस तरमीम का मकसद क्या था? चूंकि इससे जो तासुर उभरा था वो ये था कि 50 करोड़ तक की करप्शन को एक कवर देना है, और बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे थे कि क्या ये 50 करोड़ की करप्शन नहीं है जो नैब का दायरेकार यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। तो ये मुख्तलिफ तासुर उस तरमीम के वक्त उभर रहे थे, और अब ज़ाहिर है वो तासुर मज़ीद मजबूत हो जाएंगे आज के इस फैसले के बाद। मकसद क्या था इस तरमीम को लाने का? देखिए, मेरा ख्याल है पार्लियामान को भी इसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन उस वक्त करना चाहिए इस बात पर। मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी उस तरह वो डिस्कशन नहीं हो सकी, और ये एक बड़े अरसे से एक मामला चल रहा था कि छोटे छोटे केसेस है, मसलन अगर किसी का 10 लाख का केस है, किसी पटवारी का केस है, किसी SHO का केस है, किसी नायब तहसीलदार का केस है, किसी का 20 लाख का है, किसी का 10 लाख का है, वो भी नैब के ज़मरे में आता है। उसके लिए लॉ पहले से मौजूद था कि एंटी करप्शन देख रही है, FIA देख रही है, और वो कह रहे थे कि ये चूंकि लाया इसलिए गया था कि वाइट कॉलर क्राइम जो होंगी वो बड़े क्राइम्स होते हैं, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा स्कैंडल था, 50 करोड़ रुपए का तो आपको बड़ा स्कैंडल यहाँ से, तो कहते थे कि बड़े केसेस वो देखें ताकि छोटे केसेस के बड़ा मुंह पे ना, और वो जो बाकी हज़ारें वो अपने अपने केसेस देखें। ये एक वजह ज़रूर थी। बहरहाल बेहतर यही था कि अब चूंकि नैब लॉ, मैं जेन्युइनली ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस लॉ के होने से सिर्फ इस मुल्क का नुकसान हुआ है, इस मुल्क की इकानमी तबाह हुई है, इस मुल्क के सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया है, ये हुकूमतें बदलाने में, लॉयल्टी चेंज करने में ये कानून इस्तेमाल होता है, ये लोगों की लॉयल्टी बेचने और ख़रीदने में ये कानून इस्तेमाल होता है। इस कानून से इस पाकिस्तान में कोई 1% भी बेहतरी है। मैं आर्गू करने के लिए भी तैयार हूँ क्योंकि ना तो ये रिकवरी कर सके, ना ये अच्छे केसेस बना सके, ना ये अपने केसेस अदालतों में कभी साबित कर सके। बहरहाल ये अदारा एक ऐसा अदारा वैसे ही खड़ा किया गया है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसको इसलिए बनाया था कि उन्होंने एक नई जमात बनानी थी, और बदकिस्मती से उसके बाद सारी सियासी जमात भी एक दूसरे के खिलाफ इस अदारे को इस्तेमाल करती रही है, और मेरा ख्याल अब भी इस्तेमाल होगा। लिहाजा वो काम जो असल काम था वो कभी इसने किया नहीं, और जो इसका काम नहीं था वो सारी हुकूमतें इसे लेती रही। लेकिन अब्बासी साहब, जो जिन जमातों ने ये तरमीम की थी उन्हें तो ज़ाहिर इस फैसले पर रिजर्वेशन होंगे। अब अभी ये सवाल तो बहुत अर्ली है कि क्या इसके खिलाफ नज़रसानी अपील में जाना चाहिए या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है? कुछ अभी तक पार्टी डिस्कशन भी इस पर नहीं हो सकी होगी, ज़ाहिर है अभी तो तफसीली तौर पर फैसला पढ़ा जाएगा, कानूनी माहिरीन जायज़ा लेंगे और फिर ये फैसला होगा कि इस पर रिव्यू में जाना या नहीं जाना। इन पॉइंट्स पर अभी सोच विचार जारी है? इस पर सोचेंगे, मीटिंग्स होगी, मीटिंग्स के बाद कोई फैसला करेंगी पार्टीज के उन्होंने क्या करना है। मैं ज़ाती तौर पर इस बात का हमायती हूँ कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमें ये चूँकि एक बड़ा इल्ज़ाम जा रहा था सियासतदाना के ऊपर, एक बड़ा सियासतदाना के ऊपर ये अगर ये मामला बच भी जाते तो सारी दुनिया कहती, और आने वाले वक्त में सारे ये कह रहे थे और कहेंगे भी कि सियासतदाना ने अपने आप को बचाने के लिए कानून में तरमीम किया। लिहाजा मेरा ख्याल है कि सबको अब इसका सामना करना चाहिए, कहना चाहिए ठीक है, अगर कोई झूठे केस है फिर भी मुकाबला करेंगे, सच्चे केस है फिर भी अगर हम नैब कोर्ट में मुकाबला कर सकते हैं, FIA कोर्ट में कर सकते हैं, तो नैब कोर्ट में करने चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया कि बादरी से इन्हीं केसेस का नैब कोर्ट में मुकाबला करना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है। और जावेद अब्बासी साहब, ये फैसला आने के बाद अभी 35 दिन है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी में, वो जो अनाउंस हुई है अभी डेट, तो वो डेट भी क्या आगे पीछे हो सकती है? चूँकि अब ज़ाहिर उन पर तोशाखाना केस भी बहाल हो जाएगा और एक बार फिर वो मतलूब हो सकते हैं तफ्तीशी इदारों को, तो क्या वो लंदन में अपने क़याम को बढ़ा सकते हैं या फिर अब ये फाइनल तय हो चुका है कि 21 को उनकी वापसी हो रही है? इस वक्त तक तो यही है कि 21 तक उनकी वापसी है, और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई तब्दीली इस वक्त तक नहीं है। अच्छा, और वैसे आपका मशवरा है कि अभी 21 को फिर उन्हें वापस आ जाना चाहिए, चाहे अब ये केसेस बहाल हो चुके हैं और इनकी तफ्तीश और तहकीकात एक बार फिर से शुरू हो जाएगी? देखें, ये फैसला पार्टी ने एक मीटिंग में करके किया है। अगर पार्टी कोई बात में कोई ऐसी समझे कि कोई ऐसी चीज़ है तो पार्टी दोबारा मीटिंग करेगी और रिव्यू की जा सकती है पार्टी अपना फैसला। लेकिन एज ए स्पीक कि आज तक यही फैसला है जिसकी आपने निशानदेही की। सही। और ये ज़ाहिर 21 तारीख को मियाँ साहब वापस आएंगे, 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियाँ मुकम्मल होनी है, तो अगले इंतखाबात के लिए आप पार्टी की तैयारियां और उसका स्टांस क्या देख रहे हैं? आप लोग भी ये चाहते हैं कि
90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएं। अमली तौर पर वो नज़र नहीं आ रहे, आइन से बाहर जा रहा है इलेक्शन कमीशन। आप लोगों की भी उस पर मीटिंग हुई, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए। अब आगे क्या माहौल बनता देख रहे हैं मियाँ साहब की वापसी के बाद? इलेक्शन कब होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं तो उस दिन यकीन करूंगा जिस दिन ये शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि सारी सियासी जमातें जो थी उन्होंने ये खुद ही फैसला किया है, और अगर वो सारी जो हुकूमत में PDM की हुकूमत में थे उसमें हम भी शामिल थे कि उन्होंने कहा कि हम जो अब सेंसस की रिपोर्ट है उसे नोटिफाई किया गया, उसके नतीजे में ज़ाहिर है डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया है। तो 90 डेज में तो इलेक्शन मुझे लग नहीं रहे, असूली तौर पर तो इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए थे। असूली तौर पर तो एक दिन भी आगे नहीं जाना चाहिए था, इलेक्शन 90 डेज के अंदर ही होने चाहिए थे। केयर टेकर का सेटअप भी 90 डेज के लिए आता है, लेकिन बदकिस्मती हुई है कि अब मुझे 90 डेज के लिए लग नहीं रहे कि उसके अंदर अंदर ये इलेक्शन हो सकेंगे, और मुझे ये तारीख भी शायद मैं ना दे सकूं। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ जल्दी बहुत ही इलेक्शन हो जाएंगे। पता नहीं इस मुल्क में जब एक दफ़ा 90 डेज की बुनियाद पूरी नहीं होगी, जब उसकी अंदर नहीं कराए जाएंगे तो फिर डिले हो, तो फिर डिले कहाँ तक भी जा सकता है। इसको इलेक्शन कमीशन को इसकी खबर होगी और वही इसके बारे में बता सकते। लेकिन जावेद अब्बासी साहब, ये आपके सबसे अहम इत्तेहादी यानी पीपल्स पार्टी आपकी तरफ ये तनकीद कर रहे हैं कि सिर्फ एक जमात है जिसको इलेक्शन की डेट का पता है, ना इलेक्शन कमीशन को पता है, ना पीपल्स पार्टी को पता है, ना किसी और को पता है, और वो आप पर टॉन्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की डेट दे रही है, उन्हें पता है कि फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं और किसी को नहीं पता। तो ये इतनी तल्ख क्यों पड़ती जा रही है इन दोनों जमातों के दरमियान? अभी 1 महीने पहले आप लोग इत्तेहादी थे और हुकूमत एक साथ चला रहे थे, ये अचानक क्या हुआ है रातों रात? मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी से हमसे ज़्यादा किसी और से शिकायत है। वो सिर्फ हमारा नाम शायद लेना उनके लिए आसान है और कहीं और नाम लेना ज़रा उनके लिए मुश्किल है, लेकिन हमसे नहीं शिकायत। वो जानते हैं कि हमने कहाँ से डेट देनी है, हमारे पास कौन सा अख्तियार है, हम हुकूमत में है नहीं है। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है और ये उनका मैंडेट है, और किसी सियासी जमात के पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इलेक्शन कमीशन को कहे कि आपने इलेक्शन फलान डे को कराने। आप सीनियर जर्नलिस्ट है, आप जानते हैं पीपल्स पार्टी उस दिन अगर बैठ बोलती तो बहुत अच्छा होता। जब CCI की मीटिंग हो रही थी, मराद अली शाह उनके चीफ मिनिस्टर आए, वो साइन ना करते और कहते नहीं हम साइन नहीं करेंगे, हम इस रिपोर्ट को नोटिफाई नहीं करना चाहते क्योंकि हम 90 डेज के अंदर इलेक्शन चाहते हैं। काश उसी दिन जो सुबह कैबिनेट मीटिंग हुई थी, बिलावल भुट्टो साहब और उनकी सारी वज़रा बैठे हुए थे, वो ये मामला वहाँ उठाते कि नहीं CCI की मीटिंग की जरूरत नहीं है, आज ये जो सेंसस की रिपोर्ट है इसे नोटिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हम करेंगे, बच्चे को पता था कि अगर ये रिपोर्ट नोटिफाई हुई तो इलेक्शन आगे चले जाएंगे। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने ये बात अपना मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया। आज हमसे ज़्यादा शायद उनका गिला कहीं और है। बहरहाल को जमात है, उनके लीडर्स हैं, उनकी अपनी मर्जी है, वो कोई भी इख्तियार करें, और इलेक्शन का माहौल है, हर एक आदमी अपना बयानिया, हर जमात और लीडर अपना बयानिया बनाने के लिए वो ये जिम्मेदारी कहाँ उठाएंगे? मीटिंग कहेंगे कि अगर कोई अच्छा हुआ CCI मीटिंग में जावेद अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी कह रही है कि CCI मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म उनको यकीन कराई थी कि 90 दिन में ये सारा प्रोसेस होगा और इलेक्शन डिले नहीं होंगे। अब चूंकि निगरां हुकूमत में नून लीग जा रहे हैं, इसमें आज नाम है फवाद हसन फवाद साहब का नाम है, तौकीर शाह, तो कैसे आ रहे हैं? ये कंटिन्यूशन है निगरां हुकूमत दरअसल, तो वो इल्जामात पे तो बहुत आगे निकल गए, और आप देखें कि ये वो तमाम नाम है जिनको एडजस्ट भी किया गया है इस हुकूमत में, और नून लीग से फिर उनका करीबी ताल्लुक भी रहा है माजी में। इसमें तो देखे ना, मैं ये फिर दोबारा अपनी बात की, अगर उस वक्त वो ये पोजीशन ले लेते और ये पोजीशन लेके वो ये बात करते, हर बच्चे को पता था। ये कोई ऐसी बात तो नहीं कि चीफ मिनिस्टर सिंध नहीं जानते थे या बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं जानते थे या उनके वजीर नहीं जानते थे। सबको पता था कि अगर इस रिपोर्ट को हमने नोटिफाई कर दिया आज ये इलेक्शन डिले होंगी। इस बात में कोई इस बात की खबर नहीं थी, और आज ये कह देना कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि बिल्कुल किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। वहाँ वज़ीर आज़म साहब किस तरह कह सकते थे? उसी दिन अगले दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आपने ये रिपोर्ट नोटिफाई की तो हम डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब का बयान देखें एक हफ्ता पहले, जो उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आसिफ अली जरदारी साहब की बात ही प्रिवेल करेगी। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस हमें पता था, ये शुरू हो रहा है, ये शुरू होगा और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। लिया हाँ, अगर उन्हें किसी केयर टेकर मिनिस्टर पर इतराज़ है तो हम नहीं अपॉइंट करते। मेरा ख्याल उन्हें प्रेशर, अगर वो समझते हैं कोई ठीक नहीं है तो इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला ले जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि वो किसी सेक्रेटरी को और किसी मिनिस्टर को या हुकूमत को कह सकते हैं कि जिस आदमी की एफिलिएशन नहीं है, ये आदमी किसी जमात का है, ये आदमी किसी जमात की सपोर्ट करता है। ये जायज़ बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए फोरम मौजूद है। मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी नहीं है।
लेकिन जावेद अब्बासी साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने तो निगरान हुकूमत को एक लेटर लिखा भी है जिसमें उन्होंने चाहे नाम नहीं लिया लेकिन फिर भी उन्होंने एक इशारा दिया है कि आप कुछ ऐसे लोगों को जिनकी झुकाव, ये लेटर तो इलेक्शन कमीशन लिख चुका है निगरान हुकूमत को। ये महज इत्तेफाक है कि एक के बाद एक नाम मुस्लिम लीग नून से कुर्बत रखने वाले लोगों का सामने आ रहा है। मैं फिर तो आ रहा हूँ अपनी बात के, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि अभी तुमको पता चल गया ना जो नई अपॉइंटमेंट हुई, अगर वो समझ दिया इलेक्शन कमीशन की ये लोग वाकई मददगार हो सकते हैं, ये नून के को फौरी तौर पर हुक्म दें कि इनको हटाएं, हमें तो इससे कोई इतराज नहीं है। या पीपल्स पार्टी को इतराज है तो वो खुद चले जाए इलेक्शन कमीशन में, उनको जाके कहे कि हमें इन आदमियों को इतराज है, ये वजह है, ये एविडेंस है, एविडेंस उनके सामने रखें। अगर वो एविडेंस से यकीन करते हैं इलेक्शन कमीशन तो उनको हुक्म दे देंगे। डेट अनाउंस करने का भी है और अभी जिस तरह सदर साहब ने एक तजवीज़ दी उस पर उन्होंने एक फैसला कर लिया कि उनको वो नहीं जवाब देंगे। पहले भी मुलाकात से इनकार कर चुके हैं। इलेक्शन की डेट अनाउंस क्यों नहीं कर रहे और मुस्लिम लीग नून क्यों डिमांड नहीं कर रही है इलेक्शन कमीशन से कि भाई आप डेट तो अनाउंस करें? पीपल्स पार्टी तो मुस्तकिल उनसे मुतालबा कर रही है कि आप एक डेट दे दें ताकि इस गैर यकीनी का, इस फिजा का खात्मा हो सके। तो ये इस पर आप लोगों का क्या स्टांस है? क्यों आप ये डिमांड नहीं कर रहे उन लोगों से? बिल्कुल हम डिमांड कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम की जगह डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को 90 डेज के अंदर डेट देनी चाहिए, बहुत ये आईनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर मैं अपनी बात, चूंकि बार बार मैं बहुत ही मैं समझता हूँ कि डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया कि चूंकि ये बात इलेक्शन लॉज में ये बात थी कि अगर आप ये रिपोर्ट नोटिफाई करेंगे सेंसस की आखिरी रिपोर्ट तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अब वो एक प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने उस पर मीटिंग करके कहा कि ये प्रोसेस मुकम्मल करेंगे तो इलेक्शन होगा। ये फैसला अब इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट उनको कोई अख्तियार दे दे, सुप्रीम कोर्ट रोक दे उनको कि आप ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस रोक दे तो हो सकता है। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन एक पोजीशन ले चुका है, उस पर उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। जाहिर है वो काम तो अब आधे पे बंद नहीं होता। हमारी या किसी और की डिमांड पर भी और सियासी जमातों की डिमांड होनी भी नहीं चाहिए, ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, इसीलिए वो अदारा बनाया गया है। 90 डेज में फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में होने चाहिए, हम उसकी पूरी डिमांड करते हैं। लेकिन एक लॉ का एक और लॉ था जिसके जरिए उन्होंने प्रोसेस शुरू किया, तो मेरा ख्याल है अब इलेक्शन कमीशन को इस वक्त ज्यादा इल्जाम देना मेरी नजर में जायज नहीं है। लेकिन जावेद अब्बासी साहब, अगर ये सियासी जमातें नहीं मुतालबा करेंगी या इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करने की नहीं कोशिश करेंगी आइन पर अमल दरामद के लिए, तो फिर अवाम में ये तासुर नहीं जाएगा कि शायद सियासी जमातें चाहती नहीं कि इलेक्शन हो? शायद पिछली 16 महीने की जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है उसकी वजह से इतना टाइम गुजारा जा रहा है कि वो सारा मलबा निगरान हुकूमत पर शिफ्ट हो जाए और एक फेस सेविंग के साथ फिर पब्लिक में जाया जा सके, तो ये तासुर भी फिर जन्म ले रहा है। देखिए तासुर तो उसी वक्त था, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका। सियासी जमातें ने अगर सोच समझ कर ये रिपोर्ट नोटिफाई की है तो जाहिर है ये बर्डन उनको लेना पड़ेगा। ये बात ये जो भी इसकी जिम्मेदारी है वो सियासी जमातों को लेनी पड़ेगी कि उसकी उनकी अमल की वजह से ये काम शुरू है। तो सियासी जमातों को उस वक्त सबको पता था कि अगर हमने इस रिपोर्ट को नोटिफाई किया तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अगर डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो इलेक्शन 90 डेज में नहीं हो सकते, तो लिहाजा इन सब सियासी जमातों को पता था इस बात का। तो जावेद अब्बासी साहब, ये पीडीएम की जो 16 माह की कारकर्दगी है खासतौर पर मुआशी मैदान में, आप उससे मुतमईन हैं? वो ऐसी थी कि पब्लिक में जब पीडीएम की जमातें जाएंगी तो उनको वोट मिलेगा और आगे वो मैंडेट हासिल कर सकेंगी और आवाम के जहनों में वो कारकर्दगी नहीं होगी जो कि उन्होंने दिखाई है? मेरे भाई देखें, अब इलेक्शन का दौरा होना है, इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए। सियासी जमातों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने मैदान में जाना है इलेक्शन लड़ने के लिए। यह फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। अगर उन्होंने कहा कि कारकर्दगी ठीक नहीं थी वो वोट नहीं देंगे, अगर उन्हें समझेंगे कि कारकर्दगी बहुत अच्छी थी तो वोट देंगे। ये फैसला मेरी और आप या किसी और की ख्वाहिश पर थोड़ा आवाम ने करना है। अब मैं जो भी यहाँ बैठ के अपने बारे में बड़ी तारीफें शुरू करूँ, इससे थोड़ा मैं लोगों का माइंड चेंज कर सकता हूँ। ये पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि क्या सियासी जमातों ने डिलीवर किया था वो ठीक था, क्या जिन हालातों में उनको हुकूमत मिली थी उससे उन्होंने बेहतरी की है, क्या इससे और बेहतरी हो सकती थी। ये फैसला उन्होंने करना है और फैसला करके उन्होंने वोट देना है। तो जब रिजल्ट आएंगे फिर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम ने किसको ये मैंडेट दिया है। हाँ, इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए, तमाम सियासी जमातों को इसमें शामिल होना चाहिए और उसके बाद सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और इलेक्शन कैंपेन करनी चाहिए। और फैसला बहरहाल पाकिस्तान की आवाम को यह हक है कि वो फैसला करेंगे अगले 5 साल उन पर हुकूमत कौन करेगा या 4 साल में आवाम ही फैसला करेंगे। लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौजूआत पर बात करेंगे। मजीद मेहमान हमारे साथ होंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक बड़ा तारीखी फैसला आया है। नैब तरमीम को कलअदम करार दिया गया और अब ये तफसीली फैसला 57 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी किया जा चुका है और उसके एक दो नुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुख्तसरन ये नुकात आपके सामने रखकर फिर मेहमानों की तरफ हम चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि अवामी नुमाइंदों को नैब के दायरे इख्तियार से निकालना आइन की खिलाफ वर्जी है। ये नुक्ता इसमें इस तहरीरी फैसले में वाज़े तौर पर लिखा गया है, जबकि यह भी लिखा है कि नैब कानून में इस किस्म की मुदाखलत बुनियादी अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एक आर्टिकल 184(3) का हवाला दिया गया कि इसके मुकदमात में दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट नहीं देखा जाता। अब ये जो तफसील है थोड़ी सी रखते हैं अपने मेहमानों के सामने। हाफिज़ एहसान साहब माहिर कानून है हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब तहरीक जवानान पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन हैं। हाफिज़ साहब ज़रा पहले कानूनी नुक्ता इस पर आपसे मुख्तसरन जानना चाह रहे हैं कि ये जो आइन की खिलाफ वर्जी इसका जिक्र किया गया है कि अवामी नुमाइंदों को अगर नैब के दायरे इख्तियार से बाहर निकाला गया तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, तो ये इस कंडक्ट के खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर बस ये फैसला आ गया, तरमीम कलअदम हो गई और जिन्होंने कानून साजी ये तरमीम की थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई आपका बहुत शुक्रिया। इस सारे अगर आप चीज़ को देखें तो इस सारी चीज़ के 4 एस्पेक्ट सामने आते हैं। एक इसका एस्पेक्ट्स ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी का होना, ट्रांसपेरेंसी का होना और उनके अंदर अच्छे इंस्टीट्यूशंस का होना जो इफ़ेक्टिवली अकाउंटेबिलिटी को कंट्रोल करे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 24 साल से इस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कुछ चीज़ें चल रही हैं और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है और उन कई दफ़ा ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं, वो भी एक इसका एस्पेक्ट्स है। तीसरा इसका ये है कि इस नैब लॉ की वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो एक गवर्नेंस की फंक्शनिंग है उसका भी एक इफ़ेक्ट आया है। अब चौथा इस चीज़ के अंदर ये है कि इसको पीटीआई दौर के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स की गई, लेकिन इसको जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 3 दफ़ा नैब लॉ को अमेंड किया। एक दफ़ा जो पहला जो इस वक्त अंडर चैलेंज था, ये तकरीबन 27 के करीब अमेंडमेंट्स थी जो 2022 के अंदर आई। फिर उसके बाद 17 अमेंडमेंट्स जो थी 2023 के अंदर आई और 5 अमेंडमेंट्स जो थी उसके बाद एक जुलाई के अंदर एक ऑर्डिनेंस आया। अगर इन सारी चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जब से ये केस चल रहा था इस पर 53 हेयरिंग्स हुई हैं और आपने भी देखा और हमने भी सुना, प्रोसीडिंग्स को अटेंड भी किया, तो सर्टेन ऑब्जर्वेशंस जो थी वो बड़ी वाज़ेह थी और जो बेंच था वो बड़ा क्लियरली डिवाइड था। एक तरफ बेंच की ओपिनियन ये थी कि इस जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो पर्सन स्पेसिफिक हैं, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए और उसके बाद ये है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। जो दूसरा बेंच के साथ बैठे थे उनका व्यू ये था कि मेंटेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इसके अंदर क्वेश्चन मार्क है, कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी वायलेशन हुई है, और तीसरा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का था कि पार्लियामेंट ही कॉम्पिटेंट है कि उसके ऊपर फैसला करे। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस रिफ्लेक्शन आई है इस जजमेंट के अंदर भी और डाइसेंटिंग नोट के अंदर भी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इस चीज़ के अंदर देखता हूँ कि ये मामला यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा। अब इसका फ़ैसला चूँकि अगर चीफ जस्टिस को बहुत पहले कर लेना चाहिए था और सबसे इम्पॉर्टेंट ये थी कि जब आपके सामने ये सारी चीज़ें थीं सॉरी जी, और उससे पहले भी जो था कि आपके सर्टेन बेंचेस बने हुए थे और बड़ी अमेंडमेंट्स पे बात हुई थी जब 1999 का आया था, तो आपको एक लार्जर बेंच जो था वो इस पे बनाना चाहिए था ताकि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना आता और मैक्सिमम जो अवेलेबल जजेस थे उस पे आने ये आप कह रहे हैं कि ये मामला भी यहाँ पर खत्म नहीं होगा, आगे क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, क्या कार्रवाई होगी, ये सवाल मैं आपके सामने वापस लेकर आता हूँ। लेकिन जरा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से भी उनकी राय ले लें। अब्दुल्ला साहब, अब ये एक तासुर उभर रहा था कि 50 करोड़ की करप्शन तो अब पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं है, नैब उस पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता। फिर अब बिलाखिर उन तरमीम को ख़त्म किया गया, अदालत का फैसला आया, उसके बाद तोशा खाना के केसेस जो कि मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी और एक तवील फहरिस्त है सियासतदानों की, उन तमाम लोगों के केसेस अब फिर बहाल हो गए। तो अब आपको इन तमाम केसेस में इंसाफ होता और मंतकी अंजाम तक पहुंचते नजर आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि केसेस का और इनकी करप्शन का या 50 करोड़ रुपए की करप्शन कोई करप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जुल्म है कहना कि कोई करप्शन तो 5 रुपए की भी करप्शन है और 50,000 अरब रुपए की भी करप्शन है। असल मसला जो है वो हमें ये देखना है कि ऐसा जो बंदियाल साहब ने जो आज फैसला दिया वो पहले क्यों नहीं दिया। ये है बहुत अलमिया। मेरे ख्याल है कि वक्त से उनको ये फैसला कर लेना चाहिए था। इसका मतलब है कि उन्होंने भी कहीं
ये सोचा था कि कोई एक इबाहम रह जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर जब जाहिर है इस केस पे नुक्ताचीनी होगी और ये एक मतलब अगर पूरे तीनों जजेस जो होते इसके ऊपर इकट्ठे होते तो फिर तो और बात थी। लेकिन अब मसला यहाँ ये है कि इसमें एक लकूना छूट गया है, और वो अगर लकूना छूट गया है तो फिर इसका मतलब है आने वाले दिनों के अंदर हमें ये केस वापस अदालत के अंदर रिव्यू के लिए जो है वो पेश होगा। तो फिर रिव्यू होगा और फिर आपको पता ही है कि फिर उसमें रिव्यू में कुछ भी आ सकता है, या वो इसी का आगे कंटिन्यूटी होगी या फिर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन असल मसला ये है कि नैब जैसे जो इदारे हैं पूरी दुनिया में वो बनाए नहीं जाते। नैब की जगह अदालत होती है और अदालत ही फैसले कर लेती है, और अदालत जब फैसले कर लेती है तो उसी के अंदर आप कोई स्विफ्ट एक सिस्टम ले आएँ। हमारा फ्लॉ है, हमारी अदलिया का निज़ाम जो है दुनिया के 140वें नंबर पे चला गया है, और ये एक बहुत अलमिया है और अफसोसनाक मामला है। तकरीबन 58,000 वो केसेस हैं जो अदालत में रुल गए हैं और उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि उसकी जगह जो हमने सियासी मामलात हैं उनकी तरफ झुकाव रखा। जो सबसे मुझे दुख है इस बात का कि मौजूदा अदलिया के अंदर जो डिवाइड था वो खुल के सामने आया, और उसके नतीजे के अंदर जो पूरे पाकिस्तान में अब ये आलम है कि आज भी चीफ जस्टिस जो हैं वो तो चीफ जस्टिस मौजूद हैं, और उनके मुतल्लिक जो है हम टीवी पे इस तरह से खुल के बात कर रहे हैं। इससे साबित ये होता है कि अवामुन नास के अंदर जो एक राय है वो कोई ज्यादा बेहतर राय नहीं है। इसलिए नैब का जो ये आपको लग रहा है कि ये फैसला चैलेंज भी हो सकता है, और मुमकिन है कि मुमकिन तौर पर इसको आने वाले दिनों में चैलेंज किया भी जाए, तो इस चैलेंज करने की प्रोसीडिंग्स आगे क्या कानूनी तौर पर कैसे आगे बढ़ेंगी? जरा हाफिज एहसान साहब अगर इस पर रोशनी डाल सकें। हाफिज साहब, क्या ये रिवर्स भी हो सकता है? आने वाले चीफ जस्टिस के पास भी ये दरख्वास्त जा सकती है, और कौन कौन दरख्वास्त गुजार हो सकते हैं जिन लोगों ने ये तरमीम की थी? क्या उन्हीं में से किसी का पिटिशनर होना जरूरी है, या कोई भी शख्स इसको अदालत में चैलेंज कर सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पे ये है कि ये प्रोसीडिंग 184(3) के नीचे आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अगर इसका फैसला बहुत पहले कर दिया जाता तो उसका जो अब ये आया है कि सारा मामला जो रिवर्सल की तरफ गया है, ये नामुमकिन चीज़ ऐसी है जो अब आई है। और आपने देखा कि जब पहले भी NRO हुआ और उसके अंदर तकरीबन 8,000 के करीब केसेस हुए, और उन केसेस के ऊपर आज तक नहीं पता कि उसका प्रोसेस किस लेवल पे पहुंचा है। और जब भी कोई चीफ जस्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला करता है तो उसको जल्दी करता है, ताकि अगर उसके ऊपर रिव्यू फाइल हो तो उसको भी उस टाइम के अंदर फैसला कर दिया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि जो अब ये फैसला आया है ये सारे का सारा जो है अब जो आने वाले चीफ जस्टिस है उन पर डिपेंड करेगा। दूसरा इसके अंदर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल इसके अंदर रिव्यू कर सकती है, चूँकि फेडरल गवर्नमेंट ही इसके अंदर मेन रिस्पॉन्डेंट है, और जितने भी इदारे इसके अंदर रिस्पॉन्डेंट किए गए हैं उसके अंदर आपका लॉ मिनिस्ट्री उसके अंदर शामिल है, कैबिनेट डिवीजन उसके अंदर शामिल है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो कर सकते हैं, और लॉ मिनिस्ट्री इसके लिए आएगी। अगर ये मामला इसके अंदर आता है तो 30 दिन के अंदर उसका रिव्यू फाइल करना ज़रूरी है। लेकिन मैं जो समझता हूँ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो ये आएगी कि जिस हम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या क्यास के अंदर हैं, और जिस तरह की अब ये जजमेंट आ गई है, अब इन चीज़ों को इस तरह स्टेलमेट नहीं जाना चाहिए, और चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं उन्हें इस चीज़ से लर्न करना चाहिए, लेसन्स लेना चाहिए। एक तो ये है कि स्पेसिफिक बेंचेस का जो एक प्रेसिडेंट बना हुआ है उसको डिसकंटिन्यू होना चाहिए, और इस तरह के जितने भी मामलात हैं जो 184(3) के हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट है उसको जो उन्होंने 18 को फिक्स किया हुआ है, उसके ऊपर 1-2 हेयरिंग करके फैसला करें, और फिर मुल्क के अंदर पता चले कि अब आइंदा प्रोसेस क्या होगा। और फिर अगर रिव्यू फाइल होता है, फेडरल गवर्नमेंट करती है, तो चीफ जस्टिस को चाहिए कि एक लार्जर बेंच इसके ऊपर बनाएं जो मिनिमम 10 लोगों को शामिल हो, और इसका फैसला डे टू डे हेयरिंग करके इसका फैसला करें, अगर ये लार्जर बेंच बनता भी है और अकाउंटेबिलिटी हो, मुस्तरद हो जाती है, यानी उसमें भी इसी फैसले को कायम रखा जाता है, तो अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, आने वाले दिनों में इलेक्शन भी बड़े करीब हैं, तमाम सियासी जमातें पब्लिक में उनको जानना है और फिर अपनी साबका कारकर्दगी पर वोट मांगना है, तो ये जब इनके केसेस खुल जाएंगे नैब के, तो आने वाले इलेक्शंस पर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता आप देख रहे हैं इस फैसले का? इस पर तो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं पड़े। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो तमाम की तमाम करप्ट हो चुकी है, और जब तक कि उसके ऊपर अदलिया की सख्त जो है वो छड़ी नहीं पड़ेगी तब तक हम किसी बेहतर मुस्तकबिल की तरफ नहीं जा सकते। और ये तो तमाम सियासतदान आप देखें इसको जो है इसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, और इसको किसी सूरत कोशिश करेंगे कि ये जो बिल है ये जो है वो वापस हो जाए।
अब यहाँ मसला यहाँ एक और भी है कि मौजूदा हुकूमत के अंदर भी जो लोग इसमें मौजूद हैं, जो हेल्प ऑफ अफेयर्स में हैं, उनके ऊपर भी जो है वो नैब के जो ये मामलात हैं वो कॉल आज के फैसले। ठीक है, चलिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। हाफिज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अगली किसी नशिस्त में इस पर तफसीली मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। वक्त की कमी के सबब आज बहुत सारे सवालात हाफिज साहब और अब्दुल्ला साहब के सामने रखने से कासिर हैं। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।